नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर +2 स्कूल सिमरिया के केमिस्ट्री के टीचर विजय सर मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में और जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। विजय सर, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दें। मैं विजय कुमार सिंह बेगूसराय का हूँ और मैंने अपना एजुकेशन पटना यूनिवर्सिटी से पूरा किया है। अभी मैं एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में भी पटना विश्वविद्यालय से PhD कर रहा हूँ जी। और मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन है और बेसिकली मेरा जो टॉपिक है वो टीचिंग प्रोफेशन से ही रिलेटेड है और टॉपिक बहुत संक्षिप्त है। उसका टॉपिक का टाइटल है प्रोफेशनल कमिटमेंट एंड टीचर इफेक्टिवनेस ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल टीचर इन बेगूसराय। तो मेरा फील्ड ऑफ रिसर्च भी जो है वो बेगूसराय के क्षेत्र में भी है जी। और शिक्षकों के बीच है, टीचर का इफेक्टिवनेस का है और उनके कमिटमेंट का क्या स्किल है यहाँ पे, उस पर मेरा रिसर्च चल रहा है। ऐसे मैं अभी कार्यरत हूँ दिनकर सिमरिया के हमारे प्रसिद्ध कहें विश्व प्रसिद्ध रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर +2 विद्यालय में केमिस्ट्री टीचर के रूप में पिछले 10 साल से कार्यरत हूँ जी। सर, मैं जानना चाहूँगी कि जहाँ तक मुझे पता है कि आपने विविध विषयों में स्नातकोत्तर किया है, तो इसके पीछे की वजह? एक्चुअली मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन 4 सब्जेक्ट में बेसिकली किया है। मैंने MSc किया है केमिस्ट्री में और उसके बाद मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एजुकेशन में रहा, तो मैंने मास्टर डिग्री एजुकेशन में किया, फिर साइकोलॉजी में PG किया, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने फिर सोशियोलॉजी में किया जी। बेसिकली मैं जब एजुकेशन में मैं पढ़ रहा था, तो जब एजुकेशन के पूरे करिकुलम को मैंने पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि जो साइकोलॉजी खास करके जो मनोविज्ञान है वो एक बेसिक चीज़ है कि जो सभी विषयों के सब में आपको उसकी उपयोगिता है, जिसके कारण मुझे मेरा इंटरेस्ट मनोविज्ञान की तरफ हुआ और मैं अपने नॉलेज को डाइवर्सिफाई करना चाहता था विभिन्न आयामों में। तो मैंने उस पर्पज़ से साइकोलॉजी पढ़ा। साइकोलॉजी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये साइकोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो समाज के बीच में करना है, तो फिर सामाजिक स्तर पर समाज किस तरह से बटा हुआ है, किस तरह से कार्य करता है, उसके फंक्शनिंग क्या है, तो उसको इंटरेस्ट मेरा बढ़ा। तब फिर मैंने सोशियोलॉजी में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया और कुल मिला के मैंने जो बेसिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आप एजुकेशन अगर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बेसिक उनके जो पिलर्स हैं फिलॉसफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो मैंने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपने नॉलेज को डाइवर्सिफाई करने के लिए इन सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मैं बेसिकली रिसर्च भी उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड कर रहा हूँ। और सर, आपने नेट भी क्वालिफाई किया? हाँ, मैंने नेट क्वालिफाई किया। बेसिकली वो नेट मेरा JRF था और चूँकि कुछ कैरियर बाउंडेशन था जिसके कारण मैं JRF नहीं ले पाया जी। तो मैंने नेट एजुकेशन में किया सब्जेक्ट में और अभी मैं एजुकेशन में रिसर्च भी कर रहा हूँ। सर, ये बताइए कि UGC नेट JRF क्वालिफाई करना बहुत टफ है या फिर आपकी अच्छी रणनीति बनेगी तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं? बेसिकली टफ चीज़ें होती नहीं है जीवन में, मेरा अपना मानना है जी। अगर आप किसी चीज़ के प्रति लगनशील रहें, आप UGC नेट की बात करते हैं तो मैं बता दूंगा कोई स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहा होता है और अगर वो Day 1 से जिस दिन से वो एडमिशन लेता है उस दिन से वो तय कर ले, आप बिहार छोड़िए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी फैकल्टी उठा लीजिए, चाहे साइंस का फैकल्टी हो, केमिस्ट्री का हो या फिर एजुकेशन का हो, हिस्ट्री का हो, वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 40 बच्चे पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि अपीयरिंग में वहाँ पे 30+ स्टूडेंट का 40 में वो नेट निश्चित तौर पे होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली हम लोग उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हम जब पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो सबसे पहला एम हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम पोस्ट ग्रेजुएशन में जा ही रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको हायर एजुकेशन में जाना है, तो हायर एजुकेशन में जाने के लिए हमको नेट क्वालिफाई होना जरूरी है, क्योंकि आप रिसर्च भी करने जाएंगे, रिसर्च के फील्ड में भी उसकी जरूरत पड़ती है। तो नेट के लिए आप शुरू से ही जब से आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, मैं छात्रों को यही कहना चाहूँगा कि जब से आप एडमिटेड होते हैं Day 1 से
आप उस दिन से नेट के पर्पज़ से पढ़ाई करें और उसको ध्यान में रख के पढ़ाई करें। और नेट का एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो आपको 2 साल आप उसका अपीयरिंग में ही एग्ज़ाम दे सकते हैं और उनका रिजल्ट सबमिशन आप 2 साल बाद तक कर सकते हैं आप पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो ये बहुत बड़ा आपको चांस मिलता है। तो आप 4 बार तो जब पीजी पढ़ रहे हैं तभी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि साल में 2 बार होता है। तो आप पीजी करते वक्त ही 4 बार दे सकते हैं और उसका रिजल्ट आप सबमिट करते हैं, सपोज कि 2 साल के अंदर करना होता है। तो कुल मिला के आपको मौका मिलता है। तो आप अगर चाहें तो छात्र अगर चाहें तो अच्छा प्रयास कर सकते हैं, कोई उसमें बड़ी वजह नहीं होगी नहीं होने की। जी, जैसा कि सर मुझे पता है कि आप केमिस्ट्री के टीचर हैं। बिल्कुल। और केमिस्ट्री भी मैथ्स और इंग्लिश की तरह ही बहुत टफ सब्जेक्ट मेरे हिसाब से मैंने भी देखा है और सारे बच्चों में भी देखती हूँ कि न्यूमेरिकल्स वगैरह बच्चों के पल्ले नहीं पड़ता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली मैं तो साइंस के सारे फील्ड्स को मैंने देखा है। तो केमिस्ट्री मुझे बहुत सरलतम विषय लगता है, क्योंकि आप उस फर्टिनिटी से नहीं हैं, आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो हो सकता है आपको उसमें डाइवर्सिटी लगता हो, डिफ़िकल्टी लगता हो। बहुत सारे मैंने बच्चों में भी देखा है। और बच्चों का क्या है कि बच्चे बेसिकली एजुकेशन सिस्टम जो अभी हो गया है हमारे बीच में, जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हम एजुकेशन किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं एजुकेशन के मामले में, चाहे वो टीचर्स पर डिपेंडेंट हो जाएं, चाहे वो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर डिपेंडेंट हो जाएं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे एजुकेशन सिस्टम का है। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है कि मैं एक दिन जा रहा था तो एक मेरे पड़ोस का बच्चा कहा मैं कोचिंग जा रहा हूँ। वो बच्चा नर्सरी का था, उसके पेरेंट्स उसको कोचिंग भेज रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कोचिंग का जो आप सहारा लेते हैं बेसिकली वो क्या है, आपका इंडिपेंडेंट आप नहीं हैं, आपके बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं सोच रहे हैं, आपके बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं सीख पा रहे हैं। कारण है आपने उनकी डिपेंडेंसी टीचर पे कर दिया है। अब वो टीचर नहीं लेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे जी। तो ये जो डिपेंडेंसी है, जब तक ये बच्चों के बीच खत्म नहीं की जाएगी तब तक कोई सब्जेक्ट उनको वैसा ही लगेगा, कभी भारी लगेगा, कभी हल्का लगेगा। तो करना क्या होगा? तो करना है कि आप बेसिकली बच्चों में सबसे पहले तो हम टीचर्स के लिए भी ये कहना चाहते हैं कि टीचर्स आजकल तो प्रोफेशनल ज़्यादा हो रहे हैं जी। तो टीचर्स के लिए को करना क्या है कि एक्चुअली ये लोग टीचर्स क्लासरूम में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। बेसिकली मेरा अपना कॉन्सेप्ट है कि आप टीचिंग करने का प्रयास ना करें, आप बच्चे को लर्निंग एनवायरनमेंट डेवलप कीजिए। आप उसके लिए आप उसको एक लर्निंग एनवायरनमेंट दीजिए, वो खुद ब खुद सीखेगा। अगर आपने सपोज कीजिए आप +2 की बात करते हैं, +2 के बच्चों में केमिस्ट्री का कैसे वो सीखें, तो मैं कहता हूँ कि आप केमिस्ट्री का जो NCERT का बुक है उसको पढ़ने का तरीका उनको सिखाइए। यही एनफ है उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, किसी टीचर की आवश्यकता नहीं होगी। अगर ये टीचर्स शुरू से कर दें तो आप बहुत बार सुनते होंगे कि कोई बच्चा है जो कहीं कोचिंग नहीं किया लेकिन IIT में compete किया, कहीं कोचिंग नहीं किया, घर में ही पढ़ के बोर्ड का टॉपर बना। तो कैसे हो रहा है? बेसिकली उसको सिखाया गया कि कैसे पढ़ना है, बुक्स को कैसे समेटना है, कैसे उससे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे चीज़ों को निकालना है। तो ये चीज़ें हम नहीं सिखाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि हमें टीचर पे डिपेंडेंसी करनी पड़ती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेंसी करनी पड़ती है। अगर ये आदतें शुरू से ही बचपन से ही क्लास 8, 9 शुरू से ये आदत डाल देंगे तो हम नहीं समझते हैं कि जीवन के किसी भी काल में किसी भी स्टेज पे आपको इस तरह की समस्या आएगी। डिपेंड करना पड़ेगा किसी और पे। तो फिर केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को बहुत ईजी करने के लिए बच्चों में जो स्टूडेंट हैं क्या करना होगा? बेसिकली केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है ये प्रैक्टिस का भी है, क्योंकि इसमें इक्वेशंस होते हैं, उसके मैकेनिज्म होते हैं। तो खास करके जो 3 पार्ट में हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री रिक्वायर करता है, और एक रोट लर्निंग आप कह सकते हैं तरह से आप याद करने का थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा इनऑर्गेनिक्स में होते हैं। ऑर्गेनिक्स का क्या है कि आप अगर रिवीजन नहीं करते हैं बेसिकली, क्योंकि वो इक्वेशन बेस्ड है, केमिकल इक्वेशंस हैं, अगर आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आप 10 दिन के बाद फिर आपका जो है ब्लैक हो जाएगा जी। जो आपने सीखा है वो फिर आप भूल जाएंगे। तो उसमें क्या है कि हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप उसको पीरियडिकली रिवाइज करें। अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपके सब्जेक्ट्स आपको अच्छे आउटपुट देते हैं। सर मैंने देखा है कि जो 10th 12th 11th 12th के बच्चे हैं
10th पास हुए, क्या लेना है? साइंस लेना है। और मैं रेगुलर शुरू से देखती हूँ कि उनका दिन का सारा टाइम सिर्फ इंस्टीट्यूट में ही जाता है। अभी कहाँ तो फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, अभी कहाँ तो ये केमिस्ट्री में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उनका सेल्फ स्टडी में तो टाइम मिलता ही नहीं मैंने है। पहले ही आपको कहा जी, ये बेसिक प्रॉब्लम है जीवन का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों के साथ क्लास 1 से। क्लास 1 से उनको हम टीचर्स पे बेस कर देते हैं, और यही नई एजुकेशन पॉलिसी जो है इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास करेगी। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नई एजुकेशन पॉलिसी को अगर आपको समझना है तो उससे पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे। बेसिकली ये एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में 3 बार ही बना। एक बार 1968 में इंदिरा गांधी ने प्रयास किया था रिकन्स्ट्रक्ट करके स्ट्रक्चर्स के रूप में। दूसरा प्रयास राजीव गांधी ने 1986 में किया था, आप उनके बारे में ज़्यादा पढ़ी होंगी। और फिर ये इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार में तो 2020 में ये प्रयास हुआ है। तो हमारे देश में क्या हुआ, एक्चुअली विश्व में एक संस्था है यूनेस्को। तो यूनेस्को ने एक इंटरनेशनल कमीशन बनाया, और ये आज से 25 साल पहले, कि आने वाले समय में 21वीं सदी में विश्व का एजुकेशन किस तरह का हो, बच्चे किस तरह का एजुकेशन लें। तो यूनेस्को ने एक कमेटी बनाई जिसको कि जैक डॉलर ने हेड किया, चेयरमैन थे उसके। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया जिसका नाम बहुत फेमस रिपोर्ट है, आप पढ़ेंगे कभी, लर्निंग द ट्रेजरर विदिन। तो उस रिपोर्ट में जैक डॉलर ने कहा है कि किसी भी देश में या किसी भी समाज में एजुकेशन जब तक उसकी गहराई में नहीं जाएगा, जब तक उसके मिट्टी में नहीं रहेगा, उसके संस्कृति से नहीं जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो एजुकेशन यूजलेस हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रह पाएगा। ये एक नॉर्मल एजुकेशन रहेगा। आज हमारे साथ यही हुआ। हमारे आज़ादी के आज 70 साल के बाद भी हम एजुकेशन के प्रति उतने सजग नहीं रहे। आप शुरुआती दौर में ज़रा देखिए, हमारा एजुकेशन पॉलिसी बहुत लेट बना। इसे तो बन जाना चाहिए था 1947 में जी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी नहीं आ पाया। आप देखेंगे पहला प्रयास आपने 52 में किया, फिर उसके बाद हायर कमीशन का रिपोर्ट आया, उसके बाद जाके एक कोठारी कमीशन रिपोर्ट 1964-66 में कोठारी आयोग का निर्माण हुआ। तो पहला पॉलिसी वहीं से। तो हमने कितना लेट किया, जबकि गांधी ने 1937 में ही वर्धा शिक्षा जो योजना आप सुनते हैं जिसमें बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं, उन्होंने उसी समय बताया था कि एक स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया जाए। जो जिस तरह का कला रखता है, कोई अगर आकृति का कला रखता है, कोई कलाकार है, कोई, उसको उसी बेस सिस्टम्स में बनाया जाए। उसने बेसिक स्कूल्स खोले गए, और उस बेसिक स्कूल्स के कितनी मतलब आप उसका आउटपुट देखिए या उसका विशेषता आपको मैं बताऊं कि वो कितना क्रिएटिव चीज़ था कि आप बच्चों में कुछ निर्माण करने का चीज़ सिखाइए, कुछ स्किल सिखाइए, और उस स्किल से जो बच्चा जो वस्तु बनाएगा उसको आप मार्केट में सेल करवाइए। आप देखे होंगे जितने भी बेसिक स्कूल्स हैं पूरे बिहार में या पूरे भारत में खुले, उस बुनियादी विद्यालय का आप एरिया देखिएगा 4 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन है। क्यों है? तो वहाँ आप कल्चर डेवलप कीजिए, वहाँ आप आकृति सिखाइए, वहाँ किसी को मूर्ति बनाना सिखाइए। तो इससे क्या होगा, उसके अंदर स्किल आएगा। अगर वो 6ठी पास करके भी ड्रॉप आउट हो जाता है तो फिर उसके 6ठी स्तर तक का उसके पास स्किल होना जरूरी है, जिससे कि वो अपना का जीविकोपार्जन कर सके। तो जो इंटरनेशनल कमीशन रिपोर्ट आया उसमें 4 मुख्य बातें कही गई कि एजुकेशन किस तरह का हो विश्व में 21वीं सदी में। तो उसमें 4 पिलर बताए जाते हैं: लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये 4 बेसिक्स बताए गए। तो सबसे जरूरी ये 3 बेसिक्स तो सबके लिए है कि लर्निंग नॉलेज के लिए होना चाहिए, नॉलेज प्राप्त कीजिए, उसको एक्वायर कीजिए, उसको फिर मैनिफेस्ट किए, उसके फिर उसको आप आगे बढ़ाइए। दूसरा है कि आप स्किल डेवलप कीजिए, लर्निंग टू डू जी, लर्निंग टू बी। सबसे महत्वपूर्ण जो उसमें है वो है लर्निंग टू लिव टुगेदर। मैं कहता हूँ कि आपके पास स्किल भी आ जाए, एजुकेशंस भी आ जाए, आपके पास ज्ञान भी आ जाए, और आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे हम किसी के प्रति अच्छी भावना डेवलप करेंगे, यही स्किल नहीं आएगा तो आप जीवन नहीं जी पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा के बारे में कहा गया इंटरनेशनल रिपोर्ट में, कमीशन रिपोर्ट में, कि ये चीज़ें ज़रूरी है। बाद के दौर में हम लोगों ने इस चीज़ को अचीव किया। अब देखिए जैसा ये जो एजुकेशन पॉलिसी आया इसमें कितनी विशेषताएँ हैं, कितनी अच्छी बातें हैं।
तो उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी ने 2000 में और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि कुछ वैल्यू ऐड होने चाहिए एजुकेशन में। तो वैल्यू क्या होना चाहिए भाई? सत्य हो, अहिंसा, नॉन वायलेंस, नहीं लव, और फिर क्या हो कि राइटियस कंडक्ट। कहने का मतलब एक धार्मिक भाव जी। कहने का मतलब है आप सत्य हो, अहिंसा हो, प्रेम हो, सदाचरण हो। ये 5 जो हमारे वैल्यूज़ ऐड किए गए, उस पर ही बेस से ये पूरा एजुकेशन पॉलिसी। आप एजुकेशन पॉलिसी को पढ़िएगा तो ये आपको बताता है कि स्किल कैसे डेवलप होगा, और इसके पूरे स्ट्रक्चर्स स्किल बेस ही हैं। अगर आप उसके पॉलिसीज़ में आप देखेंगे तो पाएंगे कि अगर 6ठे क्लास तक ही बच्चा पढ़ पाता है तो आप देखिएगा कि 6ठे के बाद उसको उतना स्किल सिखा दिया जाएगा कि उससे वो अपने जीविकोपार्जन में उसको कोई दिक्कत नहीं आए, जीवन जीने में उसको दिक्कत नहीं आए, जीवन जीने की कला वो सीख जाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और टीचर करता क्या है? स्वामी रंगनाथन ने कहा कि टीचर क्या करता है? टीचर्स ट्रांसफॉर्म अ लेमैन पर्सन टू पर्सनालिटी। कहने का मतलब क्या है कि वो एक मासूम से आदमी को व्यक्तित्व देता है। यही तो टीचर का कार्य। टीचर कैसा हो, तो उसमें तो साफ एनसीईआरटी ने कहा टीचर कैसा होगा। तो टीचर्स, आपने कभी एनसीईआरटी का एम्बलम नहीं देखा है, उसके एम्बलम में लिखा हुआ गुरु गुरुत्मो धमा, यानी कि गुरु कौन है? जो हमें मनुष्यत्व से देवत्व की ओर ले जाता है। मतलब टीचर्स टेक्स द पर्सन्स फ्रॉम ह्यूमैनिटी टू डिविनिटी। तो आप डिवाइन की तरफ बढ़ते हैं, यही गुरु है। तो गुरु वही हो सकता है। तो शिक्षा का वही वातावरण है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इन सारी चीज़ों को समाहित करते हुए एक ड्राफ्ट दिया है। और सबसे ज़रूरी बात आप देखेंगे कि 1970 से पहले, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, इस एजुकेशन पॉलिसी से पहले की बात मैं बता रहा हूँ, कि ब्यूरोक्रेट्स एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं जी। ये सबसे गलत हुआ इस देश में। ब्यूरोक्रेट्स जो एजुकेशन को समझता है, जो एजुकेशन को जीता है, जो एजुकेशन को जानता है, वो पॉलिसी बनाएगा। आप इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। ब्यूरोक्रेट्स को इम्प्लीमेंटेशन का दायित्व देना चाहिए, उन्हें उनको बनाने का दायित्व। आपको आश्चर्य होगा कि टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन का चेयरमैन जो है एक ब्यूरोक्रेट होता है, जबकि टेक्स्ट बुक कौन निर्माण कर सकता है? एक विद्वान आदमी करेगा, एक प्रोफेसर करेंगे, एक डीन करेंगे, एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ आदमी होगा। वो ब्यूरोक्रेट्स टेक्स्ट बुक का चेयरमैन। आज आप बोर्ड्स के चेयरमैन देखिए, ब्यूरोक्रेट्स को बनाया जाता है। भैया वो क्या बताएंगे पैटर्न ऑफ एजुकेशन? वो एग्जामिनेशन पैटर्न को क्या समझेंगे? मैं आपके बिहार की स्थिति में बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली देखिए, सीबीएसई ने एक प्लेटफॉर्म दिया कि भैया मैं मई जून में एग्जाम लूँगा जी। ठीक है, बच्चे को 4 जनवरी से स्कूल खोल दीजिए, बच्चे आएंगे मई जून में एग्जाम देंगे। तो कम से कम उन्होंने 3 महीने का तो उसको टाइम फ्रेम दिया जी। आप क्या कर रहे हैं? ब्यूरोक्रेट्स हैं। हमारे जो सचिव हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के, बोर्ड्स के, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस हैं। वो क्या कर रहे हैं? फरवरी 1 से एग्जामिनेशन ले रहे हैं, 4 जनवरी को आप स्कूल खोल रहे हैं, फरवरी 1 से 12th का एग्जाम ले रहे हैं। ये क्या है? तो जब तक ब्यूरोक्रेट्स ये निर्माण करते रहेंगे नीतियों का, एजुकेशन की नीतियों का खास करके, तब तक एजुकेशन में गुणवत्ता प्रभावित होती रहेगी। अगर सर आपको, एक मैंने मूवी देखा था, एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ पोस्ट दिया जाए जिसमें आप शिक्षा के नियमों को सुधार किया जाए, तो आप क्या सुधार करेंगे? फॉर्चुनेटली अगर ऐसा कभी मौका मिला या ना भी मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं अपने थॉट्स के रूप में आपको बताता हूँ कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बात आप कर रहे हैं, तो सुधार का सबसे जो पिलर पॉइंट होगा वो शिक्षक होगा। बिल्कुल। आज देश जो है, कहते हैं किसी के भरोसे नहीं है, मैं कह रहा हूँ देश शिक्षक के भरोसे चलेगा। क्योंकि शिक्षक कहाँ है? शिक्षक का दायित्व है कि वो क्लासरूम को ठीक करे, क्लासरूम की व्यवस्था ठीक करे। तो आज देश का अगर भरोसेमंद कोई व्यक्ति है, या भरोसेमंद कोई सेक्टर है, या कोई भरोसेमंद फैटर्निटी है, फैकल्टी है, तो आप एजुकेशन है, जो शिक्षक हैं वही सबसे भरोसेमंद हो सकते हैं, और देश को अब कोई नहीं बचा सकता। तो सबसे पहले आप इस टीचर को इतने ज़्यादा, इसके जॉब प्रोफाइल को इतना ज़्यादा लिक्रेटिव बना दीजिए, इतना ज़्यादा आकर्षक बना दीजिए कि इसके प्रति वो व्यक्ति आए जो इस आईटी का टॉपर हो, वो टीचर बने।
जी बिल्कुल बिल्कुल सही। और जब तक पहले होता था, आप 70 से पहले IITs को जी, पढ़िए, जी। IIT के जो टॉपर होते थे वो फैकल्टी के रूप में IIT में ज्वाइन करते थे। आज IIT के टॉपर गूगल्स में जाके ज्वाइन कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सा बात है, आर्थिक मानव बनने के सिलसिले में हमने क्या किया, एकेडमिक मानव को खो दिया। तो एकेडमिक जो मतलब नेतृत्व है, इसको डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो हमारे देश में नहीं हो रहा, जिसका नतीजा है कि हम लोग इस तरह से एजुकेशन में गुणवत्ता खोज रहे हैं और ढूंढ नहीं पा रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं कुछ। जी बहुत ही सही कहा आपने, बिल्कुल बेसिक जो होना चाहिए बिल्कुल वही कहा आपने सर। सर ये केवी स्टूडियो का प्रयास आपको कैसा लग रहा है? केवी स्टूडियो को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, खास करके डॉक्टर रोशन कुमार सर को, क्योंकि मैं समझ रहा था कि इस शहर में जब मैं रहने लगा, बहुत दिनों बाद आया था इस शहर में, तो मुझे लगा कि इस शहर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां आम व्यक्ति या कोई जिज्ञासु व्यक्ति या जिसके जो कोई क्रिएटिव व्यक्ति है जो इस चीज़ को बता सके कि जीवन कैसे जीना है। हर एक सेक्टर्स का व्यक्ति आके यहाँ पे अपना इंटरव्यू देते हैं और बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, उनका व्यू क्या है, उनका विज़न क्या है। तो ये प्लेटफॉर्म देना एक डॉक्टर रोशन सर के द्वारा इस शहर के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है और बहुत ही सराहनीय है। मैं इनको धन्यवाद दूंगा और इनके भविष्य की और पूरे टीम की, केवी स्टूडियो की आपकी पूरी टीम को शुभकामना दूंगा कि इस वर्ष ही नहीं, आने वाले अनेकों वर्ष में आप तरक्की करें, दिनों दिन तरक्की करें, आप चांद को छुएं और आपको अच्छा लगे। बहुत बहुत आभार, बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।